सवाल जो आया है वो नमो ऐप पर आया है। उसका विजुअल मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे वो सवाल अच्छा लगा, इसलिए मुझे लगता है कि मैं ज़रूर आपसे शेयर करूं। पटना से सवाल है, प्रवीण कुमार ने पूछा है, सर आज माँ बाप के लिए बच्चे बड़े करना थोड़ा मुश्किल हो गया है। कारण है आज का जमाना और आज के बच्चे। ऐसे में हम कैसे ये सुनिश्चित करें कि हमारे बच्चों का व्यवहार, आदतें और चरित्र अच्छा हो। प्रवीण कुमार एक जागरूक पिता के रूप में शायद मुझे पूछ रहे हैं। बड़ा कठिन सवाल है मेरे लिए। मैं कहूंगा कि पहले तो आप स्वयं चिंतन करें, आत्मचिंतन करें। क्या ऐसा तो नहीं है कि जीवन जीने का जो तरीका आपने चुना है, आप चाहते हैं वैसे ही जिंदगी आपके बच्चे भी जिए और थोड़ा सा भी उनमें बदलाव आता है तो आपको लगता है कि पतन हो रहा है, वैल्यूज का ह्रास हो रहा है। मुझे बराबर याद है, एक बार मैं स्टार्टअप से जुड़े हुए नौजवानों से मैंने एक समारोह किया। तो बंगाल की एक बेटी जिसने स्टार्टअप शुरू किया है अपनी पूरी कैरियर छोड़ करके, तो उसने अपना अनुभव बताया, वो मुझे हमेशा याद रहता है। उस बेटी ने कहा कि मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी, कैरियर छोड़ दी और स्टार्टअप शुरू किया, और मेरी माँ को जब पता चला तो मेरी माँ ने तुरंत कहा सर्वनाश। यानी इतना माँ को झटका लगा, लेकिन बाद में वो बेटी स्टार्टअप में बहुत सफल रही थी। आपको सोचना चाहिए कि आप अपने भाव विश्व में अपने बच्चों को जकड़ने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, और इसलिए आपका परिवार, आपकी परंपराएं, उसमें मूलभूत मूल्यों को कैसे जोड़ दें, हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए। जैसे हमारे यहां कहा जाता है, जन सेवा ही प्रभु सेवा है। ये हमारे शास्त्रों में मूल्य के रूप में है। लेकिन आपके घर में पूजा पाठ तो बहुत होती है, दुनिया को दिखता है कि आप बहुत धार्मिक हैं, रिचुअल से भरा जीवन है, लेकिन आप जनसेवा में कहीं नजर नहीं आते हैं। अब जब आपकी संतान यह विरोधाभास देखती हैं तो उसके मन में कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है, सवाल खड़े हो जाते हैं, और सवाल उठना स्वाभाविक में है। उसी प्रकार से भी हमारे मूल्य हैं कि जीव मात्र से परमात्मा का वास है। उसी प्रकार से हम सबकी मान्यता है और हमें यह सिखाया गया है, हमारे जीवन मूल्य के रूप में प्रस्थापित हो चुका है, और हमारी सोच है कि जीव मात्र में परमात्मा का वास है। लेकिन आपके घर में जो काम करने आते हैं, झाड़ू पोछा लगाने आते हैं, लिफ्ट चलाने वाला होता है, आपको स्कूल में छोड़ने वाला ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, क्या कभी आपने उनसे उनके सुख दुख की चिंता और चर्चा की है? क्या कभी आपने पूछा, वे आपके परिवार में तो किसी को कोरोना नहीं हुआ है ना, आपके परिवार के तो सब सुखी है ना, आप जिस गांव से आए हो उस गांव में तो सब ठीक है ना? क्या आपने कभी पूछा है? अगर आप ऐसा करते तो आपको अपने बच्चे को मूल्य नहीं सिखाने पड़ते। मैं आप पर सवाल नहीं खड़े कर रहा, एक सामान्य व्यवहार की बात कर रहा हूं। कुछ लोग वाकई ऐसा नहीं करते। बच्चे का बर्थडे होता है, बहुत सारी तैयारियां होती हैं। कितने लोग अपने घर में काम करने वालों से कहते हैं कि जो भी काम करना है 5 बजे तक पूरा कर दो, 6 बजे जब मेहमान आना शुरू हो जाएंगे तब तुम भी हमारे परिवार के मेहमान के रूप में कपड़े पहन करके, अच्छे कपड़े पहन करके परिवार के सबको लेकर के आ जाना। आप देखिए, आप
उनसे क्या कहते हैं? आज घर में बहुत से मेहमान जाने वाले हैं, देर तक रुकना पड़ेगा। आप ऐसा कहने के बजाय क्या कहते हैं? देखो, कल बहुत मेहमान आने वाले हैं, बहुत काम है, तुम घर बता के आ जाना, देर से आऊंगा, देर से आऊंगी। यानी आपका बच्चा देख रहा है कि इतना बड़ा उत्सव है घर में, लेकिन वो जो मेरे लिए मेहनत करते हैं दिन रात, वो तो इसमें हिस्सेदार ही नहीं है। और तभी उस बच्चे के मन में टकराव शुरू होता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। हम कहते हैं बेटा बेटी एक समान, ये मूल्य है हमारे यहाँ देव रूप की जो कल्पना की गई है, उसमें स्त्री भगवान का उतना ही महत्व है। लेकिन हमारे घर के वातावरण में बेटे और बेटी के बीच जाने अनजाने में जो ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें असमानता होती है। उसके बाद जब वही बेटा समाज जीवन में जाता है, तो उसके द्वारा नारी समानता में कुछ न कुछ कमी की संभावना बन ही जाती है। ये सही है कि परिवार के संस्कार अच्छे होते हैं तो बुराइयां हावी नहीं होती हैं, लेकिन 19-20 का ही फर्क होता है। बेटा बेटे के व्यवहार में कुछ न कुछ कमी रह जाती है। इसलिए हमने जो अपना भाव विश्व बनाया हुआ है, वो जब व्यवहार की कसौटी पर खरा नहीं उतरता है, तब बच्चों के मन में अंतर्द्वंद शुरू हो जाता है। इसलिए मूल्यों को कभी भी थोपने का प्रयास न करें, मूल्यों को जीकर प्रेरित करने का प्रयास करें। आखिरकार बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं। जो आप कहेंगे उसे वो करेंगे या नहीं करेंगे, ये कहना मुश्किल है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना होती है कि जो आप कर रहे हैं वो उसे बहुत बारीकी से देखता है और दोहराने के लिए लालायित हो जाता है। और जब आप इन मूल्यों के साथ हमारे इतिहास, हमारे पुराण, हमारे पुरखों की छोटी छोटी बातों को सहजता से जोड़ेंगे, तो बच्चे भी प्रेरित होंगे। आचार व्यवहार में उतरना आसान हो जाएगा। नमस्कार सर, मैं प्रतिभा गुप्ता, कुंदन विद्या मंदिर लुधियाना से। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि हमें हमेशा काम करवाने के लिए बच्चों के पीछे भागना पड़ता है, तो हम कैसे उन्हें सेल्फ मोटिवेटेड बना सकते हैं ताकि वे अपनी चीजें खुद करें? धन्यवाद। आप बुरा न माने तो मैं जरा इस विषय में आपसे अलग राय रखता हूं। मुझे लगता है कि बच्चों के पीछे इसलिए भागना पड़ता है क्योंकि उनकी रफ्तार हमसे ज्यादा है। ये बात सही है कि बच्चों को सिखाने की, बताने की, संस्कार देने की जिम्मेदारी परिवार के सबकी है। लेकिन कई बार बड़े होने के बावजूद हमें भी तो जरा मूल्यांकन करना चाहिए। हम एक सांचा तैयार कर देते हैं और बच्चे को उसमें ढालने की कोशिश करते रहते हैं, और समस्या यहीं से शुरू होती है। हम इसे सोशल स्टेटस का सिंबल बना देते हैं। अक्सर माता पिता अपने मन में कुछ लक्ष्य तैयार कर लेते हैं, कुछ पैरामीटर बना लेते हैं और कुछ सपने भी पाल लेते हैं। फिर अपने उन सपनों और लक्ष्यों को पूरा करने का बोझ बच्चों पर डाल देते हैं। हम अपने लक्ष्यों के लिए बच्चों को जाने अनजाने में, माफ करना मुझे, मेरा शब्द कहीं कठोर लगेगा, जाने अनजाने में हम बच्चों को इंस्ट्रूमेंट मानने लगते हैं। और जब बच्चों को उस दिशा में खींचने में विफल हो जाते हैं, तो ये कहने लगते हैं कि बच्चों में मोटिवेशन
और इंस्पिरेशन की कमी है। किसी को भी मोटिवेट करने का पहला पार्ट है ट्रेनिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग। एक बार बच्चे का मन ट्रेन हो जाएगा तब उसके बाद मोटिवेशन का समय शुरू होगा। ट्रेनिंग के कई माध्यम, कई तरीके हो सकते हैं। अच्छी किताब, अच्छी मूवीज, अच्छी कहानियां, अच्छी कविताएं, अच्छे मुहावरे या अच्छे अनुभव, ये सब एक प्रकार से ट्रेनिंग के ही टूल्स हैं। जैसे कि आप चाहते हैं आपका बच्चा सुबह उठ करके पढ़े। आप उसे कहते हैं, बोलते भी हैं, डांटते भी हैं, लेकिन आपको सफलता नहीं मिलती। लेकिन क्या आपके घर में कभी ऐसी किताबों की चर्चा होती है जिसमें इनडायरेक्टली सुबह उठने के फायदों की चर्चा हो? हमारे यहाँ आध्यात्मिक जीवन के लोग ब्रह्म मुहूर्त से ही उनका दिवस प्रारंभ हो जाता है और वो उसी के नॉर्म्स का पालन करते हैं। तो दूसरी ओर आजकल 5 AM क्लब की भी चर्चा होती है। क्या आपने ऐसी किसी किताब की घर में चर्चा की है या कोई ऐसी मूवी या डॉक्यूमेंट्री देखी है जिसमें इस बारे में वैज्ञानिक तरीके से, तर्कबद्ध तरीके से, इमोशंस के साथ बातें बताई गई हो? ये एक बार करके देखिए। सुबह उठने के लिए बच्चे की ट्रेनिंग खुद ही हो जाएगी। एक बार मन ट्रेन हो गया, मन में बच्चा समझ गया कि सुबह उठने का क्या फायदा है, तो फिर वो खुद मोटिवेट होने लगेगा। यही तो एनवायरनमेंट क्रिएशन होता है जिसकी घर में सबसे ज्यादा जरूरत है। आप बच्चे के बचपन का वो समय याद करिए जब आप उसको गोद में लेते थे। मान लीजिए आपकी जेब में पेन है या आपने चश्मा पहना है, बच्चा उसे खींचता है, चश्मा उतारता है, तो आप क्या करते हैं? आप बच्चे को अगर चश्मा वापस लेने की कोशिश करते हैं तो वो रोता है, पेन वापस लेने की कोशिश करते हैं तो रोता है। तो समझदार माँ बाप क्या करते हैं? उसको एक बड़ा बॉल उसके सामने खड़ा कर देते हैं, लेकर के खड़े हो जाते हैं। बच्चा क्या करता है? चश्मे छोड़ देता है, पेन छोड़ता है, बड़ा बॉल खेलने के लिए ले लेता है, न रोता है। आसानी से आप सॉल्यूशन निकाल देते हैं। आप उसका माइंड डाइवर्ट करके उसे ज्यादा पसंद की दूसरी पॉजिटिविटी देकर उसे मोटिवेट करते थे। ये जो काम आपने पहले किया है जब बच्चा बिल्कुल छोटा था, वही काम आप अब भी कर सकते हैं। आपने सुना होगा, एक दीप से जले दूसरा। आपका बच्चा पर प्रकाशित नहीं होना चाहिए। आपका बच्चा स्वयं प्रकाशित होना चाहिए। बच्चों के अंदर जो प्रकाश आप देखना चाहते हैं, वो प्रकाश उनके भीतर से प्रकाशमान होना चाहिए और वो आपके जागरूक सक्रिय प्रयासों से संभव है। आप अपने एक्शंस में जो बदलाव दिखाएंगे वो बच्चे बहुत बारीकी से ऑब्जर्व करेंगे। यहां एक और बात की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। बच्चों को कभी भी भय पैदा करके ये होगा तो ये होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, कृपा करके ऐसी कोशिश मत कीजिए। एक प्रकार से वो तरीका लगता तो बहुत आसान है, लेकिन
इससे एक तरह से नेगेटिव मोटिवेशन की संभावनाएं बढ़ जाती है। जैसे ही आपने जो हवा खड़ा किया है वो खत्म हो जाता है, बच्चे का मोटिवेशन भी खत्म हो जाता है। और इसलिए पॉजिटिव मोटिवेशन साथ साथ बार बार पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पर बल देते रहना चाहिए। मोटिवेशन का जो मंत्र बच्चों के लिए है, एक प्रकार से वो हम सबके लिए भी है, मनुष्य मात्र के लिए है। Namaste Prime Minister sir, my name is Tanay and I am a student of Salmia Indian Model School, Kuwait. Sir, I have a question to ask you that how to prepare ourselves for the battle of life. Thank you sir. नमो ऐप पर मसूरी उत्तराखंड श्रीमान अशरफ खान ने लिखा है, सर हम सब जब अपने बड़े कजिन्स या दोस्तों से बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अभी स्कूल में तो तुमने जीवन देखा ही कहाँ है, जीवन की असली कसौटी तो स्कूल से बाहर निकल करके होगी। मेरा सवाल यह है कि आज हम अपने आप को कल की चुनौतियों के लिए कैसे तैयार करें। तनय, आप तो कुवैत से मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन तनय कभी किसी ने इस बात को मार्क किया है कि तुम्हारे जो आवाज है वो गॉड गिफ्टेड है? क्या कभी तुम्हारे माँ बाप ने, कभी आपके दोस्तों ने, कभी आपके टीचर्स ने कभी कहा है कि आपका ध्यान गया है? आज आपका सवाल सुनने के बाद, खैर रिकॉर्डेड है, लेकिन मैं पक्का मानता हूं कि आपको एक बहुत ही विशिष्ट प्रकार की आवाज परमात्मा ने दी है। कभी उस पर ध्यान दीजिए, ये आपकी बहुत बड़ी विरासत बन सकती है। खैर, मैं तनय की बातों की ओर चला गया, लेकिन जो सवाल आपने पूछे हैं, पहली बात तो ये कि जो लोग आपको ये कहते हैं उनके कहने का तरीका भले ऐसा होता है कि वो आपको सलाह दे रहे हैं, लेकिन मन के भीतर की सच्चाई को देखें तो वो अपने आप को हीरो बनाने की कोशिश कर रहा होता है, या फिर वो अपनी असफलताओं को इसलिए बड़ा बनाकर दिखाता है ताकि उसे एक एस्केप रूट मिल सके, और इसलिए वो दिखाता है कि उसके सामने बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं। इस विषय में मेरा सीधा सीधा मंत्र है, एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए। हाँ, ये सवाल बहुत स्वाभाविक है कि 10वीं या 12वीं के बाद क्या? ये हर बच्चे के मन में होता है, और न मैं इससे इनकार कर सकता हूं और न कोई और उससे इनकार कर सकता है। बहुतों के लिए ये सवाल चिंता और निराशा फैलाने वाला हो सकता है। दुर्भाग्य से आज के चकाचौंध भरे युग में सेलिब्रिटी के कल्चर के कारण और उसका प्रभाव होने के कारण स्टूडेंट लाइफ में एक धारणा बन गई है कि जो टीवी पर आता है, जिसकी अखबारों में चर्चा होती है, वैसा कुछ बनना है, वैसा कुछ करना है। ये बुरी बात नहीं है, लेकिन जीवन की सच्चाई से ये बहुत दूर है। ये जो प्रचार माध्यमों में 1000-2000 लोग हमारे सामने आते हैं, दुनिया इतनी छोटी नहीं है। इतनी बड़ी विश्व व्यवस्था
इतना लंबा मानव इतिहास, इतनी तेजी से हो रहे परिवर्तन बहुत सारे अवसर लेकर के आते हैं। जीवन की सच्चाई ये है कि जितने लोग हैं उतनी विभिन्नताएं हैं, जितने लोग हैं उतने अवसर भी है। हमें अपनी जिज्ञासा का दायरा बहुत बड़ा करने की आवश्यकता है, उसको विस्तार देने की आवश्यकता है। और इसलिए आवश्यक है कि 10वीं क्लास में, 12वीं क्लास में भी आप अपने आसपास के जीवन को ऑब्जर्व करना सीखिए। आपके आसपास इतने सारे प्रोफेशन है, नेचर ऑफ जॉब्स है और बदलते हुए नेचर ऑफ जॉब्स हैं। खुद को ट्रेन करिए, अपनी स्किल बढ़ाइए और उसका लाभ उठाइए। करियर के चुनाव में एक पक्ष ये भी है कि बहुत से लोग जीवन में इजी रूट की तलाश में रहते हैं। बहुत जल्दी वाहवाही मिल जाए, आर्थिक रूप से बड़ा स्टेटस बन जाए, ये इच्छा ही जीवन में कभी कभी, हर बार नहीं लेकिन कभी कभी अंधकार की शुरुआत भी करने का कारण बन जाती है। फिर ये अवस्था ऐसी होती है जिसमें सपने पालना और देखना जरा अच्छा लगता है, सपनों में खोए रहना अच्छा लगता है। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना ये तो सही नहीं है। सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने का संकल्प ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सोचना चाहिए कि आपका वो कौन सा एक सपना है जिसे आप अपने जीवन का संकल्प बनाना चाहेंगे। जैसे ही आप ये संकल्प ले लेंगे, आपको आगे का रास्ता भी उतना ही साफ दिखाई देने लगेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी प्रणाम। माफ करिएगा, मेरा सवाल परीक्षा पे आधारित नहीं है, पर कृपया करके आप इस पे हंसिएगा नहीं। आजकल के बच्चे प्रॉपर खाना नहीं खाना चाहते, सारा टाइम चिप्स, चॉकलेट और जंक पे उनका ध्यान रहता है। आप कृपया करके हमें ये बताइए कि हमें इसके बारे में क्या करना चाहिए। इसी प्रकार के कुछ और सवाल भी मेरे साथ हैं और ये नरेंद्र मोदी ऐप पर छत्तीसगढ़ रायपुर से सुनीता पॉल जी ने लिखा है, सर हमारे बच्चों को हम जो टिफिन में देते हैं वे उस चीज को खाते नहीं और हमेशा फास्ट फूड खाने की जिद करते हैं। कृपया इस मुद्दे पर हमारा मार्गदर्शन करें। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं ये सारे सवाल सुनकर के मुस्कुराऊं या जोरों से हंस पड़ूं। अगर इस मुद्दे पर हम मनोवैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़े तो शायद इसका समाधान आसान हो जाएगा। हमारी जो ट्रेडिशनल खाने की चीजें हैं, मनोवैज्ञानिक रूप से उनके प्रति हम सहज रूप से गौरव का भाव पैदा करें। उसकी जो विशेषता है उसकी बात करें। खाना पकाने की हमारी जो प्रक्रिया है, किचन की जो एक्टिविटी है, वो घर के बाकी सदस्यों को पता होनी चाहिए कि कितनी मेहनत करने के बाद खाना पकता है। बच्चों के सामने भी ये सारी बातें चर्चा में लानी चाहिए। कैसे खाना पकता है,
कितनी देर लगती है, कितने इंग्रेडिएंट्स होते हैं, उन्हें महसूस होगा कि आखिर कितनी मेहनत का काम होता है और तब जाकर के मेरी थाली भरती है। दूसरा, आज के जमाने में खाने पीने की बहुत सारी वेबसाइट है, हेल्दी फूड की भी कोई कमी नहीं है। क्या हम इनसे भी जानकारियां जुटाकर ऐसी चीजों को लेकर कोई गेम डेवलप कर सकते हैं जो हम हफ्ते में एक बार खेल सकें? जैसे गाजर है, कैरेट, उसके इंपॉर्टेंस पर हम बोलें, उसके क्या फायदे होते हैं, क्या लाभ होते हैं, क्या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसा करके देखें। दूसरा, हम सबके घर में जो फैमिली डॉक्टर हैं, वो डॉक्टर एक प्रकार से मित्र होते हैं। जब कभी उनका घर आना हो तो उनकी बातें पूरा परिवार सुने कि किस प्रकार के खाने का क्या महत्व है, न्यूट्रिएंट्स कहां से मिलते हैं, क्या खाना चाहिए, वो बता सकते हैं कि आपके घर में क्या प्रॉब्लम हेरिडिटरी है और उनसे बचने के लिए क्या खाना आवश्यक है। इससे भी बच्चों को फायदा होगा। तीसरा, आप टीचर से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप बच्चों में ये क्या आपको तकलीफ हो रही है, खास करके खाने के विषय में, टीचर को समझाइए, टीचर को विश्वास में लीजिए। आप देखिए, टीचर बड़ी कुशलता से कथा कहते कहते, बात करते करते, हंसी मजाक में उसके दिमाग में भर देगा कि ये क्यों करना चाहिए। और टीचर के कहने का बच्चों पर अलग ही असर होता है। हमें भी कुछ कुछ नए एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। मैंने काफी ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां परिवार में ट्रेडिशनल खाना ही बच्चों को मॉडर्न रंग रूप में बनाकर दिया जाता है, तो उससे बच्चों में भी उसको लेकर एक स्वाभाविक आकर्षण पैदा होता है। खैर, ये मेरे सिलेबस के बाहर का विषय है, लेकिन हो सकता है शायद मेरी कुछ बातें काम आ जाए आपको। दिव्यांका नमस्कार। दिव्यांका क्या पढ़ती हो? जी सर, मैं कॉमर्स की छात्रा हूँ। और पुष्कर की ही रहने वाली हो? जी सर। तो पुष्कर की कोई पवित्र चीज का मुझे वर्णन करोगी? क्या है पुष्कर की विशेषता? पुष्कर में एकमात्र ब्रह्मा मंदिर है। हाँ। और जो पुष्कर राज है वह 68 तीर्थों का गुरु है। अच्छा, ब्रह्मा का क्या रोल रहा है? जी, उन्होंने पृथ्वी को क्रिएट किया है। अच्छा बताइए दिव्यांका, क्या सवाल था आपके मन में? सर, मेरे कुछ मित्र ऐसे हैं जिनकी मेमोरी एवरेज है। वे किसी भी विषय को कितना भी पढ़ ले, वे परीक्षा में उसे याद नहीं रख पाते हैं। सर, वे ऐसा क्या करें कि वे उस विषय को याद रख सके? अच्छा, तुम आपको मेमोरी की जड़ी बूटी चाहिए। जी सर। देखिए दिव्यांका, आप सबसे पहले अपनी डिक्शनरी से इस शब्द को डिलीट कर दीजिए। आप सोचिए ही नहीं कि आपके पास याद करने की शक्ति नहीं है। अगर आप खुद से जुड़ी कुछ घटनाओं को देखें तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में आपको बहुत सारी चीजें याद रहती हैं। जैसे आपकी मदर टंग। क्या मदर टंग आपने किसी को बहुत ग्रामर के साथ पढ़ाया था, क्या सिखाया था क्या? नहीं सर। आपको याद होगा? नहीं नहीं। क्या स्कूल में आपने सीखी या किताब में कहीं भी नहीं? हाँ,
ये सब सुन करके सीख ली। तो यही वो चीजें हैं, जरा सोचिए कि आपको जो पसंद है, क्या इन चीजों को याद रखने के लिए आपने कभी कोशिश की थी? वो बातें जिनसे आप पूरी तरह जुड़ गए हैं, मग्न हो गए हैं, वो बातें जो आपका हिस्सा बन गई हैं, आपके विचार प्रवाह का हिस्सा बन गई हैं, उन्हें आप कभी नहीं भूलते हैं। दूसरे शब्दों में कहूं तो ये मेमोराइज नहीं है, एक्चुअली ये इंटरनलाइज है। और इंटरनलाइज करना यही इसका एक अच्छा रास्ता है। और इसलिए आपको याद करने पर जोर देने के बजाय आपको उसे जीने की कोशिश करनी चाहिए, सहजता, सरलता, समग्रता के साथ। आपके पास भी वही सारी शक्तियां हैं जो किसी बहुत टैलेंटेड व्यक्ति के पास होती है। सोचिए, अपने भाई या बहन के साथ अगर आपका झगड़ा हुआ हो तो वो आपको एकदम याद रहता है, आप उसे भूलते नहीं है। यहां तक कि आपको यह भी याद रहता होगा कि उस समय आपने, आपके भाई बहन ने कौन से कपड़े पहने थे, आप खड़े खड़े लड़ रहे थे कि दौड़ते हुए लड़ रहे थे, सब याद होगा, एक एक वाक्य याद होगा। जी सर। यानी इसका एक मतलब यह है कि आप उसमें फुली इन्वॉल्व थे, आप उस क्षण को पूरी तरह जी रहे थे। साफ है कि चीजें याद रहे, प्रॉपरली रिकॉल कर सके, उसके लिए आप जिस क्षण में हैं उस क्षण में ही रहना और उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व रहना बहुत जरूरी है। यानी हम पढ़ाई कर रहे हैं, किताब हाथ में है और मन है खेल के मैदान में, सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ, फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है। आगे जाकर आप में से कोई विद्यार्थी अगर साइकोलॉजी पढ़ेगा तो उसमें मेमोरी बाय एसोसिएशन का कंसेप्ट विस्तार से समझाया जाएगा। आप याद कीजिए कि स्कूलों में सुबह असेंबली में राष्ट्रगान होता है। अब जन गण मन हर कोई गाता है, लेकिन क्या कभी आपने जनगण मन गाते समय आपने उस राष्ट्रगान के साथ देश में ट्रैवल किया क्या? आप उसके साथ जो शब्द आते हैं उन शब्दों के साथ अपने आप को विजुअलाइज कर पाए कि नहीं कर पाए? पंजाब को, गुजरात को, महाराष्ट्र को, बंगाल को मन ही मन राष्ट्रगान गाते समय ट्रैवल किया क्या? आपको एकदम से याद होना शुरू हो जाएगा। मन ही विजुअलाइज करेंगे तो आपको अच्छे से याद रह जाएगा। इसका तो एक फायदा और होगा, आप इस देश के साथ भी एकाकार होते चले जाएंगे। यानी इन्वॉल्व, इंटरनलाइज, एसोसिएट और विजुअलाइज। मेमोरी को शार्प करने के लिए इस फॉर्मूले पर आप चल सकते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपके पास नोटबुक्स होती हैं, अलग अलग विषयों की किताबें होती हैं। आप जब भी घर से निकले, ये तय करके निकले कि बैग में इतने नंबर पर इस विषय की नोटबुक होगी और इतने नंबर पर इस विषय की किताब होगी। चौथे नंबर पे हो सकती है, तीसरी पर हो जाए। और आपने अगर 3 नंबर पर हिस्ट्री की किताब रखी है, 5 नंबर पर भूगोल की किताब रखी है, तो जब भी आप हिस्ट्री की किताब निकालने जाएं तो बिल्कुल आंख बंद करके 3 नंबर की किताब निकालते हैं आप। देखिएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कितना बढ़ जाएगा। चलिए, मुझे अच्छा लगा, आपसे बात करने का मौका मिला और मैं राजस्थान के लोगों को भी और पुष्कर की पवित्र धरती को भी आज यहाँ से नमन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
With the world's largest COVID vaccination drive, India is